पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिलेबस क्या है क्लास 12th का। क्लास 11th का सिलेबस था 50% माइक्रो इकोनॉमिक्स, 50% स्टैटिस्टिक्स। क्लास 12th का सिलेबस है 50% मैक्रो इकोनॉमिक्स, 50% आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो स्टैट्स। तो अगर आपको 11th का स्टैट्स नहीं आता तो उससे 12th के सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। उसके 12th के सिलेबस का कोई लेना देना नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको एंट्रेंस कॉलेज में। तो ये नहीं कि बच गए, बट 12th को अफेक्ट नहीं करेगा 11th का स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 90% अफेक्ट नहीं करेगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे इक्विलिब्रियम से बेस्ड, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, मेजॉरिटी नहीं होंगे। पॉइंट कि अगर 11th की इको बाय चांस आपकी कुछ वीक भी रह गई, वो 12th के इकोनॉमिक्स को अफेक्ट नहीं करती। बट 11th और 12th मिला के आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज कंप्लीट होती है, जो कि आप कहीं भी कुछ भी कोई भी कोर्स करेंगे, अगर इकोनॉमिक्स है तो वहाँ माइक्रो भी यूज होगी, मैक्रो भी यूज होगी, स्टैटिस्टिक्स भी यूज होगी, आईईडी भी यूज होगी। अब 12th के सिलेबस की बात, 50% इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, 50% इज आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क था? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स by breaking them down into individuals. On the other hand, macroeconomics is the study of the economy as a whole. मैं इंडियन इकोनॉमी को स्टडी कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को स्टडी कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स को स्टडी कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं अगर लैपटॉप के सारे प्रोड्यूसर्स को स्टडी कर रहा हूं, बट प्रोड्यूसर्स ऑफ लैपटॉप, तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगी या मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी? माइक्रो इकोनॉमिक होगी। व्हाई? बिकॉज हम एक प्रोडक्ट को ही स्टडी कर रहे हैं। तो एक ही प्रोडक्ट, अगर अब हमने बचपन में एक टर्म सीखी थी मार्केट सप्लाई, सुनी थी कि नहीं सुनी थी? मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई of all the producers for a particular commodity। तो कमोडिटी तो एक ही थी लैपटॉप, तो लैपटॉप की सबकी सप्लाई अगर ऐड कर दी जाए तो मार्केट सप्लाई आ जाती है। तो मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, क्या हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। बट सर वी आर स्टडिंग द एंटायर इकोनॉमी, वी आर स्टडिंग द मार्केट सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर होता फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, अगर होता फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, तब होता वो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट, तब होता वो एक मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एक नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है, पूरे 12th का सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट। लेंथी, यस, बोर्ड में 10 मार्क्स का है। चैप्टर मतलब बेसिकली एक यूनिट है नेशनल इनकम, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चैप्टर्स। बुक में 4 चैप्टर हो, किसी बुक में 5 चैप्टर हो, किसी बुक में 3 चैप्टर हो। पॉइंट है कि नेशनल इनकम ही है। क्या है वो? नेशनल इनकम। इट इज अ वेरी बिग यूनिट जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स 20% है, थ्योरी बाकी 80% ऑफ द कोर्स है। और वो जो 20% न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल बेस्ड। एनालिटिकल बेस्ड का मतलब होता है आप कोई चीज पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको एनालाइज, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जाएगा
कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक चैप्टर है नेशनल इनकम के बाद मनी एंड बैंकिंग। तो बैंकिंग आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारा, एक टर्म होती है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends money to commercial banks। रेपो रेट। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा रेपो रेट किस सिचुएशन में बढ़ाया जाए, किस सिचुएशन में कम किया जाए, अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रही है तो क्या करे आरबीआई। तो ये होते हैं एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। मुश्किल नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ना कि एक होता है टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, theoretical question जो direct what are the advantages of this, what are the disadvantages, these are direct theoretical questions। analytical questions are कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसको एक रियल लाइफ सिचुएशन से कंपेयर किया जाएगा, उसको अप्लाई करो कि आपके हिसाब से कब कौन सा स्टेप लिया जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। most of it is analytical in nature, very easy but very analytical, मजेदार, लॉजिक बेस्ड। नेशनल इनकम, नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। मनी एंड बैंकिंग, मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, एवोल्यूशन ऑफ मनी कि पहले क्या मेटालिक मनी हुआ करती थी, सोने के सिक्के हुआ करते थे, फिर कैसे कैसे ट्रांजिशन होके आज के डेट में क्रेडिट मनी है, बैंक ट्रांसफर्स हैं, नोट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। We will study about commercial banks, we will study about Central Bank of India, that is the RBI. What are the functions of commercial banks, what are the functions of central bank, credit creation क्या होता है, money creation क्या होता है, very interesting macro economics का concept। national income 10 marks का, money and banking 6 marks का, small chapter but an interesting one। फिर next है आपका determination of income and employment, वेरी बिग यूनिट। ये यूनिट्स के नंबर्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये यूनिट्स हैं। जैसे कि नेशनल इनकम एक यूनिट है, उसके अंदर सब चैप्टर्स होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरे क्लास 12 का सबसे बड़ा यूनिट है, 12 मार्क्स का है यूनिट। उसके अंदर चैप्टर्स होंगे छोटे छोटे 2-3, बट वो एक ही यूनिट के ही बात हो रही है। क्या स्टडी करेंगे हम इसमें, नेशन का इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, जब उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है। फिर हमने सीखा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करता है, जब उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हमने सीखा था मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करती है, द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यहाँ पे हम सीखेंगे नेशन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करती है। एक लाइन में बोलूं तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर all the goods and services. So aggregate demand is a macro concept. It studies all the goods and services. Micro, it studies a particular commodity. Determination of income and employment. Nation का equilibrium कैसे attain होता है when aggregate demand is equal to aggregate supply. बहुत ही लेंदी, बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या, मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट। हर साल गवर्नमेंट बजट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और लैक्स ऑफ करोड़ के डिसीजंस ली जाती हैं। तो व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कि जब गवर्नमेंट बजट बनाया जा रहा है तो किन किन चीजों का ध्यान रखती होगी गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, कंपोनेंट्स क्या है उसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी। फिर पढ़ेंगे डेफिसिट्स के बारे में कि डेफिसिट बजट क्या होता है, व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट्स। तो कैसे बजट बनाया जाता है, किन चीजों का ध्यान दिया जाता है, किस सिचुएशन में कैसा बजट बनाया जाएगा। अब जैसे कोविड है तो डिफरेंट टाइप का बजट की, इनकम लेवल लो है,
रिसेशन फेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना चाहिए, लोगों की इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। तो ये सब आप सीखेंगे कि कब गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजट के बाद लास्ट चीज होगी बीओपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगेन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक कि डॉलर का रेट बढ़ क्यों रहा है, डॉलर का रेट कम क्यों हो रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, आरबीआई क्या कर सकता है। BOP, balance of payment, is a statement which shows inflows and outflows of foreign exchange in the country. क्या सोर्सेज हैं फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास, कहाँ से आ रहा है, व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। हम तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए इंडियन करेंसी यूज करते हैं, तो व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, ऑब्वियसली फॉर इंटरनेशनल, फॉर ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज, फॉर ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिंदगी भर यूज होगी, आपके न्यूज में आता है रेपो रेट के बारे में, बैंकिंग के बारे में, डॉलर रेट फ्लक्चुएशन के बारे में, जीडीपी के बारे में, ये सब बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। रिमेनिंग 50% इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादा यूजेज होता है प्लानिंग में। 5 ईयर प्लान जो पहले होते थे, अब 15 ईयर प्लान होते हैं, प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेने हैं तो उसके लिए सारा यूज होता है IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्योरली थियोरेटिकल, नो प्रैक्टिकल पोर्शन इन द सेंस न्यूमेरिकल्स नहीं है IED में। सेगमेंट्स हैं बहुत सारे, वो तो अभी हम डिटेल में करेंगे कि 3 यूनिट्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ 5 यूनिट्स है मैक्रो में, IED को 3 यूनिट्स में डिवाइड करा है। तो IED इज लाइक हिस्ट्री, IED इज लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री यूज हो रही है टू टेक डिसीजंस फॉर द प्रेजेंट, हिस्ट्री यूज हो रही है टू टेक डिसीजंस फॉर द प्रेजेंट, कीपिंग इन माइंड योर फ्यूचर। इन द सेंस, आपका पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस क्या था, एग्रीकल्चरल स्टेटस का क्या था, एग्रीकल्चरल सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का क्या स्टेटस था, क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई, उनमें कितना सक्सेस रेट रहा, क्या उनके फेलियर्स रहे। एक होता है गलती करके सीखो, एक होता है जो गलतियां ऑलरेडी कर चुके हो उनसे सीखो। तो आइडिया आपको ये सिखाएगा कि ऑलरेडी क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट कर चुकी है, क्या क्या उनके आउटकम्स रहे, इस चीज की शॉर्टकमिंग्स क्या रही। अब आप 11th से 12th में आए हैं तो आप अपनी 11th की गलतियां देखेंगे, उनको सुधारेंगे, तो 12th में अप्लाई करेंगे, तो 12th में इंप्रूव करेंगे। सेम चीज, इकोनॉमी रन हो रही है, इकोनॉमी तो हर साल रन होती है, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं तो वो देखेंगे ना क्या क्या पॉलिसीज पहले हम अडॉप्ट कर चुके हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे, कि उसका पॉवर्टी को कैसे उसने इम्पैक्ट करा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे करा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे करा, एनवायरनमेंट को कैसे करा, अलग अलग सेगमेंट्स पे क्या क्या पॉलिसीज, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, सब कुछ स्टडी करेंगे। टाइम लाइन हिस्ट्री मतलब प्री इंडिपेंडेंस से लेके, इंडिपेंडेंस से लेके NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से लेके प्रेजेंट डेट तक की बातें होंगी। टच करेंगे थोड़ा थोड़ा, बट मैं कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में पूरी एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि तब से लेके अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे। IED प्योरली थियोरेटिकल है, बट अगर लिंक बनेगा, थ्योरी का एडवांटेज क्या होता है, दिमाग कम लगता है, एनालिटिकल नहीं है ना, तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ता। नुकसान क्या होता है, क्योंकि दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा तो उसकी रिटेंशन बहुत लो रहती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार समझ आ जाए तो हमेशा याद रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। IED जितनी बार करनी होगी ना उतनी बार याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां एनालिटिकल स्किल्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे, जहां लॉजिकल रीजनिंग की बातें नहीं हो रही, वहां बेसिकली फैक्ट्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया 1950 में क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। एनालिटिकल स्किल्स होंगे कि आज की डेट में उसको कैसे यूज करना है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि 1950 में क्या हुआ, 55 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, दीज आर प्योर फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स। तो या तो आपको पता है या नहीं पता है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन मैं बोलूंगी यार, इन्फ्लेशन में ना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हो
बैंक को आप इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है, महंगाई चल रही है, महंगाई मतलब कब होती है महंगाई? व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, कह रहे इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ना शॉर्टेज हो रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो चाहता है कि आपकी डिमांड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि आप कम डिमांड करो। तो गवर्नमेंट क्या करे, आरबीआई क्या करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे या कम कर दे? बढ़ा दे। तो बेसिकली मैं क्या पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लॉजिक से आप आंसर दे पाए, मैंने तो अभी पढ़ाया भी नहीं, बट क्योंकि वो लॉजिक है ना, आईडी में लॉजिक नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन है कि जब पार्टीशन हुआ तो हमें क्या मिला, पाकिस्तान के पास क्या गया, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना अप्लाई हो सकता है। जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं, कब क्या हुआ, टाइमलाइंस हैं। तो आईडी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, मैक्रो को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, वहां मेरा रोल आएगा, वहां मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना, स्कोरिंग तब होगा अगर आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिख लिख के याद करेंगे, तो ही फायदा होगा। 50% इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, 50% इज आईईडी। आईईडी जो आपका 50% है उसको क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स धन आईईडी को 3 यूनिट्स में डिवाइड करा, आईडी को कैसे डिवाइड करा, 3 यूनिट्स में डिवाइड करा, तो 5 यूनिट्स तो हो गई आपकी मैक्रो में, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 हो गई आईईडी। यूनिट 6 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो वो जो फेज है वो कहां से लेके है, 1947 से 1990, 1947 से 1990, 1991 भी इसी में इंक्लूडेड है, ध्यान से सुनेंगे। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है यूनिट 6, 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है यूनिट 6। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस तब इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे, कि ब्रिटिशर्स से हमने क्या अडॉप्ट करा, कैसी इकोनॉमी हमने अडॉप्ट करी, जिसमें 3 सेक्टर्स के बारे में फोकस किया गया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, और फॉरेन ट्रेड के क्या हालात थे। बाकी चीजें भी स्टडी होंगी बट फोकस उस पर ज्यादा है, बाकी चीजें इन द सेंस कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन होती है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, ये सब चीजें सीखेंगे। पॉइंट इज यूनिट 6 developmental experience of India from 1947 till 1990-91. Starting point Indian economy on the eve of independence. फिर सेकेंड चैप्टर व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, तो फिर सेकेंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। फिर लास्ट चैप्टर है इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ऑनवर्ड्स। तो उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो अडॉप्ट करी वो भी आ रही है, और उसके आगे तो फिर अनलिमिटेड है। तो जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है पीरियड 1947 से 1990, उसको डिटेल में फोकस किया जा रहा है। उसके बाद तो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट हो गई एनईपी, उसको एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद तो पॉलिसीज आज भी अडॉप्ट होती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ मतलब ये सब पॉलिसीज ही हैं। जीएसटी इज ऑल्सो पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन वाज ऑल्सो पॉलिसी, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट हुई, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यूनिट 6 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कवरिंग पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1990, एंड्स एट 1991। उसके बाद अनलिमिटेड है पॉलिसीज, उसके बाद अनलिमिटेड है पॉलिसीज। यूनिट 7 करंट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री, करंट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री, हमारी इकोनॉमी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे बड़ा तो पॉवर्टी है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी। पॉवर्टी एलिवेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर पेस पे होगी, पॉवर्टी एलिवेशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर पेस पे होगी, ओवरऑल ग्रोथ होगी नेशन की। अभी क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है। अभी क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ में क्या हो रहा है कि वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन नहीं है। जीडीपी ग्रो हो रहा है नंबर्स में, इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है नंबर्स में,
ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, तो उसे कहते हैं ग्रोथ विद इक्विटी। गवर्नमेंट का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ग्रोथ विद इक्विटी, बैलेंस ग्रोथ हो। तो उसके लिए चैलेंजेस पे फोकस किया जाता है। पॉवर्टी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन स्किल्स पे क्या, एजुकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन of our country is in rural areas. Majority of the population of our country is in rural areas. तो अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें किसको टारगेट करना चाहिए? रूरल एरियाज को। तो रूरल डेवलपमेंट पूरा एक चैप्टर है कि कैसे रूरल डेवलपमेंट करी जा सकती है। ये सारे चैप्टर्स हैं। पॉवर्टी एक सेपरेट चैप्टर है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सेपरेट चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट एक सेपरेट चैप्टर है, एम्प्लॉयमेंट एक सेपरेट चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेपरेट चैप्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज, किसी बुक्स में इसका नाम दिया जाता है एनवायरमेंट, एक सेपरेट चैप्टर है। पॉवर्टी इस साल के लिए डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स। लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, इस ईयर भी रीइंस्टेट नहीं हुआ। तो आईईडी में पॉवर्टी आपके कोर्स में नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके कोर्स में नहीं। तो करंट चैलेंजेस में बाकी बच गए आपके 4 चैप्टर्स। लास्ट यूनिट है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। एक कंपैरिजन है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच। एक कंपैरिजन है कि सिंस इंडिपेंडेंस क्या क्या किसने पॉलिसीज अडॉप्ट करी, चाइना का ग्रोथ रेट क्या रहा, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या रहा, हमारा क्या रहा, किसने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी, डिफरेंट पैरामीटर्स कंपेयर हो रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स हो रहा है, डेमोग्राफी हो रही है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो रहा है। अ कंपैरिजन बिटवीन द 3 कंट्रीज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी यूनिट 6 है 12 मार्क्स की, मतलब ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये मिला के 12 मार्क्स के हैं, इंडिविजुअल उन्होंने कोई आपको मार्क्स नहीं बता रखे। यूनिट 7 जो है वो 20 मार्क्स की है और यूनिट 8 जो है वो 8 मार्क्स की है। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक ही चैप्टर है कंपैरिजन, वो 8 मार्क्स का है। देखो 11th में हमने चैप्टर्स पढ़े थे, हमने तो कोई मतलब मार्क्स वाइज तो कुछ कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये कितने मार्क्स का है, वो कितने मार्क्स का है। फोकस अभी भी प्राइमरी हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में होना भी वही चाहिए। बट नाउ द पॉइंट इज कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का आएगा। बोर्ड्स में जब आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो आपके लिए तो वही बस चैप्टर 100% 100 मार्क्स का है, उसको पूरी जान लगा के पढ़ा जाएगा। बट एक होती है अवेयरनेस कि ओके आई नो कि what would be the total syllabus of the class 12th, how the syllabus is differentiated or categorized into macroeconomics and IED, macroeconomics में what all am I going to study, इसका कितना, जैसे 12 मार्क्स का इनकम एम्प्लॉयमेंट, तो एक आइडिया होता है ना कि दैट इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट, एक बड़ी यूनिट है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, स्मॉल चैप्टर। गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स। तो बस एक आइडिया होना चाहिए कि पूरे साल होने क्या वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, हम इस पर कोई बार बार बात नहीं करेंगे, बट एक आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्या पता इवेंचुअली आप बैंकिंग सेक्टर में ही चले जाएं, तो मनी एंड बैंकिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। हो सकता है आप इकोनॉमिक प्लानिंग में चले जाएं तो आईडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आगे जाके क्या होगा वो किसी को नहीं पता, तो हर चैप्टर को डेप्थ में पढ़ा जाए। इंटरेस्टिंग है, इजी है, मजेदार है। इंटरेस्टिंग कोई चीज तभी हो सकती है जब उस चीज को डिटेल में पढ़ा जाए। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम हमें कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रखने हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ याद करके चलना है। 50% मैक्रो इकोनॉमिक्स, 50% IED।